हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में मेरे साथ रहने वाली हैं सीनियर कांग्रेस लीडर अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल। न सिर्फ उन्होंने कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है ये बताया है, बल्कि इन फ्यूचर उनके क्या प्लान्स हैं वो भी बता रही हैं। खासकर बहुत से राज के ऊपर से पर्दा इस पॉडकास्ट में हटने वाला है। अहमद पटेल की सोच क्या थी और क्या आज कांग्रेस उसी सोच पर चल रही है। कांग्रेस की मौजूदा हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है? जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो, या नीचे काम करने वाले कार्यकर्ता? हर सवाल का जवाब बहुत बेबाकी से मुमताज पटेल ने दिया है। एक बार फिर से आगे बढ़ने के पहले रिक्वेस्ट कर दूं कि हमारे जो लंबे पॉडकास्ट रहते हैं उन्हें छोटा करके पार्ट 1 पार्ट 2 में आपके सामने हम लेकर आते हैं, और इसीलिए हमारी टीम की इस एक्स्ट्रा मेहनत के लिए आप एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन आप क्लिक कीजिए ताकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्वागत करते हैं पार्ट 1 आपको दिखाती हूं मैं मुमताज पटेल के साथ। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस अपना जनाधार खोती चली जा रही है। राज्य दर राज्य चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं और कांग्रेस की स्थिति पहले से ज्यादा खराब, पहले से ज्यादा बदतर होती जाती है। बिहार चुनाव के बाद भी हमने देखा कि कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह नकार दिया। फिर कांग्रेस के अंदर से एक आवाज आई, उसने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट सुर्खियां बन गया। लोगों ने ये पूछना शुरू किया कि जो बात ये कह रही हैं वो क्या कांग्रेस को समझ नहीं आ रही है? मैं बात कर रही हूं कांग्रेस के सीनियर लीडर रह चुके अहमद पटेल की, जिन्हें कांग्रेस का चाणक्य भी कहा जाता है। और रणनीति उन्होंने चुनाव के दरमियान ही नहीं बल्कि हर समय कांग्रेस के लिए बनाई है। आज मुमताज पटेल सवाल ये उठा रही हैं कि कांग्रेस चेतती क्यों नहीं है और क्यों नहीं कांग्रेस को अपनी गलतियां दिखाई देती है, वो अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखते। बिहार इलेक्शन के बाद जो उन्होंने सवाल उठाए वो आज की तारीख में भी रेलेवेंट है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, केरला में है, तमिलनाडु में है। क्या इन सभी राज्यों में बिहार में जो प्रदर्शन कांग्रेस का था वही कांग्रेस फिर से दोहराने वाली है? आज पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल। पॉडकास्ट में एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया है। कई ऐसी बातें हमारे साथ शेयर की हैं, न सिर्फ अपने पिता अहमद पटेल की बल्कि कांग्रेस के अंदर खाने भी जो चल रहा है वो बातें बताई हैं जो पब्लिक डोमेन में आज तक कभी नहीं आई हैं। मुमताज ने अपनी लाइफ के बारे में भी हमसे चर्चा की है। कुछ ऐसे अनसुने सवालों का जवाब उन्होंने दिया है जो जानकर आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। उनकी लव लाइफ और कॉलेज लाइफ उनकी कैसी थी, कई मुद्दों पर वो क्या सोचती हैं। बिल्कुल अलग तथ्य, बिल्कुल अलग बातें पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिलेंगी। आगे मैं बढ़ूं उसके पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से कर दूं कि टेक ऑफ विद एसकेटी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी ताकत से ही हम कुछ और बड़े चेहरों को आपके सामने ला पाते हैं। पॉडकास्ट को आप लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ भी कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे आप कह सकते हैं। अगला गेस्ट आप किसे देखना चाहते हैं वो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए। और चलिए अब स्वागत करते हैं, बोर्डिंग पास देते हैं आज की मेरी गेस्ट मुमताज पटेल को। बहुत स्वागत है मुमताज आपका। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने टाइम निकाला। शुरुआत मैं पॉडकास्ट की करूंगी वंदे मातरम के साथ। वंदे मातरम मुमताज। वंदे मातरम। वंदे मातरम को लेके देश में इस समय बहुत बवाल मचा हुआ है। अब क्योंकि सरकार इसके ऊपर प्रोटोकॉल ले आई है तो कोई विकल्प नहीं बचा, न शालिनी के पास न मुमताज के बाद। मैं वंदे मातरम की सभी 6 छंद गाऊंगी। क्या मुमताज वंदे मातरम की सभी 6 छंद गाएंगी? जी बिल्कुल, और आज नहीं, बचपन से हम स्कूल में गाते आ रहे हैं। वंदे मातरम हो कि आप अगर राष्ट्रगान की बात करें, सारे जहां से अच्छा की बात करें, दीज आर
सॉन्ग्स, दीज आर, ये हम इनके साथ बड़े हुए हैं, तो इसमें आज इतना ज़्यादा बवाल जो आपने शब्द यूज़ किया वो क्यों आज, मतलब इतनी डिस्कशन किस बात की चल रही है? क्यों सरकार इसको एक इशू बना रही है? इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एज एन इंडियन। सरकार इसे इशू नहीं बना रही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है विपक्ष और खासकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लीडर्स इसका इशू बना रहे हैं। मैं अगर आपको स्टेटमेंट बताऊं, अरशद मदनी की तरफ से ये कहा गया है कि याद रखिए, मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं है। आगे उन्होंने ये कहा है कि वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। देखिए, पहली बात तो टाइमिंग की बात करते हैं कि आपको पार्लियामेंट में जी 150वीं वर्षगांठ है वंदे मातरम की, लेकिन इस पे 2 दिन की चर्चा पार्लियामेंट में, मतलब हमारे देश में और बड़े इश्यूज़ नहीं हैं। पहली बात ये, क्या जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा और मैंने भी ये सवाल पूछा कि वेस्ट बंगाल इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, ये कोई पोलराइजेशन की टैक्टिक है कि आप ध्रुवीकरण इस इशू को उठा के करें? अभी आपने मुसलमान लीडर्स की स्टेटमेंट की बात करी, जी बिल्कुल अग्री करती हूँ कि इस्लाम का जो बेसिस है कि आप अल्लाह के साथ किसी को इक्वेट नहीं कर सकते, ये एक अलग बात है। पर वंदे मातरम गाने में मुझे नहीं लगता कि आप अल्लाह के साथ किसी को भी इक्वेट कर रहे हैं। ये तो एक स्पिरिट है, एक भावना है, ठीक है? इसमें आप अल्लाह या खुदा को कहाँ बीच में लेकर आ रहे हैं। बट मुझे यकीन है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स दोनों तरफों से जो आ रही हैं, ये एक पोलराइजेशन का ही टैक्टिक है। जहाँ जहाँ आप बंटवारा करते हैं हिंदू और मुसलमानों में, आप इस तरह के इश्यूज लाते हैं, वहाँ वहाँ फ़ायदा बीजेपी का ही होता है। तो आपको ये लग रहा है कि बीजेपी पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है? बिल्कुल 100%, ये तो इनका टैक्टिक हमेशा से रहा है। तभी मैंने पूछा कि पार्लियामेंट में आज हमारे देश में और अहम मुद्दे नहीं हैं कि 2 दिन की चर्चा आप वंदे मातरम पे कर रहे हैं। व्हाट इज़ द पर्पस? बीजेपी का ये कहना है कि नेहरू के समय में आत्मा मार दी गई वंदे मातरम की, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए वंदे मातरम के, 6 छंद लिखी गई थी, उसमें से मात्र 2 को स्वीकार किया गया और अब बीजेपी उसका गौरव लौटा रही है। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो स्कूल शायद मैं 20-30 वर्ष पहले गई थी। हाँ। तब से वंदे मातरम एक इसेंशियल हिस्सा है हमारी असेंबली का रोज। तो मैंने तो यही देखा है। वो कांग्रेस की सरकार 2 थी कि 6 थी। हाँ। इट इज द स्पिरिट दैट काउंट्स। आज अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं, एक ही लाइन बोलते हैं, एक ही स्लोगन बोलते हैं, बट इट्स द थॉट, इट्स द स्पिरिट, आपके अंदर की जो भावना है, अंतरात्मा जो है कि आप देश के प्रति आपका जो प्रेम है, आपका जो सम्मान है, तो इसको हॉट टॉपिक इशू क्यों बनाया जा रहा है? आप नेहरू ने क्या किया, क्या नहीं किया, चलिए इस बात को मान लेते हैं कि सब कुछ गलत किया। नेहरू ने सब कुछ गलत किया, कांग्रेस ने सब कुछ गलत किया, 60 वर्ष 70 वर्ष सब कुछ गलत हुआ है। पर देन नेहरू जी के वक्त पे ही आज़ादी मिली थी ना। नेहरू जी के वक्त के टाइम पर ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया था। देश ने 60 साल में इतनी तरक्की करी कि आपको एक प्लेटर पे हिंदुस्तान मिला। आपका तो कहना यही है, भाजपा का और भाजपा के जो भक्त हैं उनका कहना यही है कि 2014 के बाद ही आज़ादी मिली है। पर क्या ये बात सच है? आप और मैं भी जानती है सच नहीं है। आज आपके पास जो भी एक बेस और प्लेटफॉर्म मिला है जिसके ऊपर आज आप राज कर रहे हैं, वो कांग्रेस की ही देन है, मतलब कांग्रेस के नेतृत्व में। पर साथ साथ ये भी एक सिंपल सवाल पूछना चाहूंगी कि जनता को ये बात समझनी चाहिए, आज के कांग्रेस नेता कैसे जिम्मेदार बनते हैं? अगर पहले के कांग्रेस नेताओं ने कुछ गलतियां भी करी हो तो आप उन आज के कांग्रेस नेताओं को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आप आज के कांग्रेस नेताओं को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया? मतलब हम किस इश्यूज पे डिबेट कर रहे हैं आजकल? हमारे पास और कुछ नहीं है क्या? वंदे मातरम पे डिबेट नहीं होनी चाहिए? क्या डिबेट क्यों होनी चाहिए और इस वक्त क्यों होनी चाहिए? अच्छा, आप भी तो सरकार में पिछले 11 वर्ष से ना, ये 12वां वर्ष आपका चल रहा है, इससे पहले क्यों नहीं आपने वंदे मातरम पे डिबेट किया? तो इस देश के हर मुसलमान को भी आप यही कहेंगी कि वंदे मातरम गाने में ऐतराज नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या ऐतराज होना चाहिए?
क्या एतराज़ होना चाहिए? और इस्लाम की भी मैं मुस्लिम हूँ, मुझे मालूम है कि मेरी नीयत क्या है, मेरी इंटेंशन क्या है, मुझे पता है कि मैंने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे लिए देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड नो गॉड बट अल्लाह, यही ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। तो ये मुझे पता है मैं किससे दुआ मांगती हूँ, मैं किसको वर्शिप करती हूँ, मैं किसके सामने सिजदा करती हूँ, बट ये मेरा पर्सनल मैटर है। रही बात अगर हम राष्ट्रगान की बात करें, आज हम अगर भारत माता की भी जय बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने देश को खुदा मान लिया। हाँ। देश के प्रति प्रेम है, आप देश से दिल से जुड़े हुए हैं, ये एक अलग बात है, पर आपका खुदा कौन है ये एक अलग बात है। आज मैं अल्लाह कहूँगी, आप भगवान कहेंगे, आप शायद शिव जी के भक्त हैं, कोई राम जी के भक्त हैं, कोई किसी के भी भक्त हो, पर ये आपकी पर्सनल चॉइस है ना। तो इस पे हम लोग डिबेट क्यों कर रहे हैं और इस पे हम लड़ क्यों रहे हैं? मैं दाद देती हूँ आपकी इस बात की, और मैं व्यूवर्स को कहूंगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मुमताज़ की इस बात पे आप क्या सोचते हैं वो कहिए। देश में बहुत कम मुस्लिम लीडर इस वक्त ऐसे हैं जो वंदे मातरम पर न सिर्फ खुलकर बोल रहे हैं बल्कि उसके साथ भी दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ खड़े भी दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लगता है ये मैसेज बहुत दूर तक जाना चाहिए मुमताज़ आपका। बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम तो जब से हमने स्कूल में असेंबली जाना सीखा है, हम रोज गाते आए हैं वंदे मातरम। लेकिन अब 6 छंद गाने में भी कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है? अब वंदे मातरम के आगे एक और चीज के ऊपर बहुत बवाल है, क्योंकि सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि गांधी परिवार का पुश्तैनी काम है चोरी करना। उन्होंने ये कहा कि इन्होंने तो गांधी सरनेम भी चोरी कर लिया, इन्होंने गुजराती का सरनेम चोरी कर लिया। आप क्योंकि एक गुजराती हैं, आप क्योंकि कांग्रेस से ताल्लुक रखती हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ आपका स्टेक क्या है? मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री को ये ऐसी सब बातें करने में कोई शोभा नहीं मिलती। आई थिंक सदन की गरिमा और उसका स्तर गिराया जाता है। ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन फिर कहूँगी पार्लियामेंट में करने की ज़रूरत नहीं है। गांधी परिवार है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, एक सक्षम विपक्ष है, और हमेशा आप अब 12 वर्ष से सरकार चला रहे हैं, पर आप अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत, आपकी सरकार ने क्या किया बताने की बजाय, या फिर आपकी सरकार की जो खामियां हैं उस पर खुलकर बात करने की बजाय आप सिर्फ अटैक करते हैं गांधी परिवार को, नेहरू को, इंदिरा गांधी को। मतलब ये क्या है? फिर से वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, पास्ट में क्यों जी रहे हैं, और ये ऑब्सेशन क्या है? गांधी परिवार से ऑब्सेशन क्या है? अगर आपको लगता है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है तो क्यों बात कर रहे हैं आप? मोदी जी का ऑब्सेशन है गांधी परिवार से? आई थिंक पूरे बीजेपी का ऑब्सेशन है। अच्छा, बिल्कुल। आप व्हाट इज़ द इशू विद राहुल गांधी? आप लोगों ने करीबन पिछले 15 वर्ष से उनकी छवि बिगाड़ने में पूरी ताकत लगा दी। आप बात करते हैं तो उनके बारे में ही बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि महत्वपूर्ण नहीं है तो ना करिए ना बात। आप अपने ऊपर बात करिए, अपनी काबिलियत पे बात करिए, आप क्या कर रहे हैं देश के लिए उस पर बात करिए ना। क्या नेहरू ने नहीं किया, क्या गांधी ने नहीं किया, इस पे क्यों बात कर रहे हैं? पर क्या गांधी सरनेम चोरी हुआ है वाकई? नहीं, क्यों? अगर इंदिरा जी ने फिरोज गांधी जी के साथ शादी करी तो ये तो ट्रेडिशन है कि आप आपके पति का सरनेम लें, तो ये तो बाई चांस हुआ था। ठीक है, अब ये भी मुझे लगता है हम टॉपिक यहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको जो भी कहना है आप कमेंट में प्लीज़ कहते रहिए। लेकिन एक चीज़ जो खास वंदे मातरम में मुझे आपकी पसंद आई, मैं चाहती हूँ उसके लिए एक लाइक तो बनता है। मैं दोबारा कहूँगी, देश में बहुत कम मुस्लिम नेता लीडर आपको इस वक्त ऐसे दिखाई देंगे जो ये कहेंगे गर्व से वंदे मातरम गाएंगे, सभी 6 छंद गाएंगे। नहीं, आई थिंक आप ये एग्जैजरेटेड है कि देश में मुस्लिम नेता सब, अगर 1-2 लोगों ने कुछ कमेंट किया और ऑब्वियसली वो कमेंट सोशल मीडिया पे या मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट हो गया, तो आप सारे मुस्लिम नेताओं को ये नहीं कह सकते। मुझे लगता नहीं है, ज़्यादातर जो मुस्लिम लीडरशिप कहें या इन्फ्लुएंसर्स करें, जिसको भी कहें, मुझे लगता है कि वो मेरी बात से यकीन ज़रूर रखेंगे। दिल से सलाम आपकी इस बात के लिए आपको। अब क्योंकि सरनेम के ऊपर चर्चा चल रही है तो मैं चाहती हूँ मुमताज़ आप आपके सरनेम के ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि देश में एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि किसी मुस्लिम का सरनेम पटेल नहीं हो सकता। पूछते हैं मुझे
लोग काफ़ी बार कि मुमताज़ भी पटेल भी चक्कर क्या है, और काफ़ी कम समटाइम्स गलत तरीके से भी ट्रोल करते हैं। पर मैं ये बताना चाहूँगी कि गुजरात में पटेल जो है वो एक टाइटल होता है, और वो टाइटल दिया जाता है गांव के सरपंच को, गांव के हेड को। तो आपका फैमिली नेम बेशक कुछ भी, हमारा फैमिली नेम है उनिया, जो ऊन और इनका काम करते थे। तो हमारा जो मेरे फादर का या हमारी फैमिली का जो ओरिजिनल सरनेम है वो है उनिया। पर जितना मैं जानती हूँ, मेरे जो दादा थे, परदादा थे, देवर जो वो सरपंच होते थे, वो गांव के लीडरशिप रोल को प्ले करते थे। तो ऑटोमेटिक टाइटल जो होता था वो चला जाता था पटेल। तो ऐसे बहुत सारे मुसलमान परिवार हैं गुजरात में जो कि पटेल है, और इट्स जस्ट अ टाइटल दैट कैरीज फॉरवर्ड इन सोसाइटी। तो आप ये कह रही कि आपके सिर्फ आज नहीं, पुरखों से जी 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 वो सरदार, अगर मैं गांव का कहूँ तो जी, वैसे बिल्कुल, रहे हैं, जी। लोग उनको इतनी अहमियत देते रहे हैं। और आपके पिताजी को भी हमने कि देखा है कि पटेल कांग्रेस- परिवार बोल देते थे जी। अच्छा, तो पटेल वो परिवार। तो पटेल मतलब वो गांव में, हर गांव में आप देखेंगे तो वो फैमिली फिर चलती आएगी कि भाई ये सरपंच का परिवार है तो पटेल परिवार है, तो वो आपके साथ जुड़ जाता है टाइटल। तो वो ओवर जनरेशन्स आता गया। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि मुसलमान पटेल है, बहुत है। आप महाराष्ट्र में देखेंगे पाटिल भी हैं, मुसलमान सरनेम्स चौहान भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो एज टाइटल्स दिए गए थे, एंड वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं ओवर जनरेशन्स। अब वो सरनेम, उसकी अहमियत और उस नाम की अहमियत, मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं है जो ना माने। आपके पिताजी, उनका क्या कद रहा है कांग्रेस में वो हर कोई जानता है। पर सवाल यहाँ पर ये है कि उनकी बेटी का भी वो कद है कांग्रेस में? नहीं, देखिए, उनका कद जो था वो इतने वर्षों की मेहनत थी, संघर्ष था, और वो जिस मुकाम पे पहुँचे उनकी काबिलियत से, तो ये तो मैं नहीं कह सकती कि मेरा कद वही है। मैं तो अभी पब्लिक लाइफ में आई हूँ उनके जाने के बाद कुछ वर्ष पहले ही। तो हमारा संघर्ष तो बहुत लंबा रहेगा, और जो अभी की कांग्रेस है वो पहले वाली कांग्रेस भी नहीं है, जो अभी का देश का माहौल है वो पहले वाला माहौल भी नहीं है। क्या बदल मेरे गया? नहीं, मैं ये कहूँगी कि मेरे फादर जो है अहमद पटेल जी, वो 1977 में इमरजेंसी जब का टाइम था, तब पहली बार 26 वर्ष की उम्र में पार्लियामेंट में चुन के आए थे। एक मुसलमान, एक यंग 26 साल का मुसलमान लड़का पहली बार चुनाव लड़ता है, वो भी ऐसे माहौल में जहाँ इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई, और तब चुन के आना। आज ये सोचना कि मैं एक मुसलमान लड़की होने के नाते भी गुजरात जैसे राज्य में चुनाव लड़ूं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल सिर्फ है। इसलिए कि आप मुसलमान हैं? देखिए, बिल्कुल 100%। महिला तो चलो एक अलग बात है, मैं महिलाओं को किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं समझूंगी, पर माहौल सेम नहीं है। अभी आप खुद ही देखिए, वंदे मातरम पे हमने बात करी, मेरे लिए तो एक नॉन टॉपिक है, क्योंकि मैंने तो बचपन से वंदे मातरम गाए, कभी उसको हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखा भी नहीं। मेरे लिए राष्ट्रगान की तरह एक है कि इट्स अ पेट्रियाटिक सॉन्ग, इट्स अ फीलिंग, राइट। पर आज जिस तरीके से आप हर चीज़ को इस तरह बांटते हैं, आप उसको पोलराइज करते हैं, आप समाज में एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है मुसलमान का आज हिंदुस्तान में सर्वाइव करना। और गुजरात जैसे स्टेट से जीत के आना, अगर अहमद पटेल 1977 में इमरजेंसी के वक्त जीत सकते थे, आज मुमताज़ पटेल नहीं जीत सकती है। आप कह रही हैं सिर्फ इसलिए कि आप मुस्लिम हैं, अगर आप चुनाव में खड़ी होंगी तो आपको वोट नहीं मिलेगा, हरा दिया जाएगा? देखिए, कंट्रोवर्शियल बात करूंगी तो सिर्फ इसलिए नहीं कि ऑफ कोर्स इसलिए कि मैं मुस्लिम हूँ, पर अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों का, दलितों का, हर तबके के लोगों का, हर वर्ग के लोगों का साथ दिया है। पर एक तरीके से पिछले कुछ वर्षों में एक छवि बना दी गई है कांग्रेस की। आप खुद प्रधानमंत्री को देखते हैं तो बोलेंगे मुस्लिम लीग पार्टी, मतलब आप विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको आपने एक मुसलमान पार्टी की तरह बना दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी एक आशंका, पता नहीं सही शब्द होगा कि नहीं होगा, कि
एक डिस्टेंस, मैं कह चाहे ना माने या माने, पर एक डिस्टेंस आ जाता है कि आप खुल के मुसलमानों का समर्थन नहीं कर सकते हैं। अगर मैं गुजरात की बात करूंगी, 26 लोकसभा की सीटें थी 2024 में, एक भी मुसलमान ने कॉन्टेस्ट नहीं किया। चलिए बीजेपी से तो हम समझते हैं कि वो नहीं देंगे किसी मुसलमान को टिकट, पर कांग्रेस पार्टी ने भी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। और जबकि गुजरात की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा राज्य है, 10% 11% मुसलमान पॉपुलेशन है, सबसे मेजर चंक ऑफ वोटर बेस है आपका। वोट तो मुसलमान कांग्रेस पार्टी को करते हैं, लेकिन आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं? तो यही वजह है कि आप मुमताज पटेल हैं, आप मुसलमान हैं, कांग्रेस ने आपसे किनारा किया हुआ है? नहीं, इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं, बट कहीं ना कहीं शायद ये अभी की राजनीति की जरूरत है कि आप खुल के समर्थन नहीं कर पा रहे हैं मुसलमान के, क्योंकि अगर आप ये खुल के करेंगे तो सामने से आप पर यही वार आएगा कि आप एक मुस्लिम पार्टी हैं, आप सिर्फ, तो ये वर्क करता है बीजेपी के लिए। जहां जहां वो डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जहां जहां देखिए हिंदू राष्ट्र हम नहीं हैं, 2 मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुओं की है और इसमें कुछ गलत बात नहीं, पर आज अगर आप ये डर हिंदुओं में बिठा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि लोधी आके गए, खिलजी आके गए, मुगल आके गए, अंग्रेज आके गए, इतने मुसलमानों ने इतने सालों के लिए हिंदुस्तान पर राज किया। अकबर बादशाह ने भी एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान को एक बना दिया था, तब मुसलमान देश नहीं बना, तब हिंदू खतरे में नहीं रहे, तो आज कैसे हो सकता है? पर आप तो उल्टी बात कर रही है ना, वो कह रहे हैं हिंदू खतरे में, आप तो कह रही है कि मुसलमान को नहीं जिताया जाएगा इलेक्शन। ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, ये टैक्टिक्स है, बट इसमें आप ये देखिए कि नुकसान किसका हो रहा है? समाज का नुकसान हो रहा है। आज जो नफरत फैलाई जा रही है जमीनी स्तर पे अपने राजनीतिक फायदे के लिए, उससे जो समाज बढ़ रहा है, ये आगे की कितनी पीढ़ियों पे असर करेगा, तो आप ये सोचिए। कांग्रेस को तो ये बात समझ आनी चाहिए, उसको तो आपको टिकट देना चाहिए, भरूच से आपको उतारना चाहिए। टिकट की बात नहीं है, ये टिकट की बात नहीं है, ये मैं बोल रही हूँ कि प्रॉबेबली नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल टाइम्स अभी है कि आप खुल के इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग जाता है कि आप सिर्फ मुसलमानों का समर्थन करते हैं। इससे होता क्या है कि आप लोगों की भावना से खेल रहे हैं, आपसे हिंदू दूर होते जाएंगे और फायदा बीजेपी का ही होता है। तो ये टैक्टिक है और कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कांग्रेस पार्टी को भी, मैं कांग्रेस पार्टी से मैं यही कहूंगी कि जैसे डट के पहले खुले तरीके से राजनीति करते थे, आप भाजपा के नैरेटिव में, भाजपा के दबाव में ना आइए और आपकी जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, पहले की तरह जिस तरीके से आप हर धर्म, हर वर्ग, हर कास्ट, हर रिलीजन, जैसे कहूँ सबके साथ खड़े रहते थे, आप खुल के खड़े रहिए, समर्थन करिए। तो वो कहाँ, वो तो आप कह रही हैं कि मुस्लिमों का भी समर्थन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नैरेटिव सेट कर दिया गया है। मैं कह रही हूँ करते हैं, बट मैं ये बोल रही हूँ कि खुल के करे। बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगाएगी कि आप मुसलमान समर्थक पार्टी हैं। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब हम देखते हैं पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पॉलिटिक्स में है, हम देखते हैं अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पॉलिटिक्स में है, हम देखते हैं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पॉलिटिक्स में है, हम देखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा पॉलिटिक्स में, फिर हम देखते हैं अहमद पटेल की बेटी, अहमद पटेल का बेटा, वो पॉलिटिक्स में नहीं है। फ़र्क ये है कि आपने जितने भी नाम लिए, ये अपने पिता के साथ शुरू से राजनीति में थे। मैं और मेरे भाई, हम कभी राजनीति में हमारे वालिद के होते हुए नहीं आए, वो चाहते भी नहीं थे कि हम राजनीति में आए। और आज मुझे समझ है इस बात की कि वो क्यों नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं आई थिंक जहाँ परिवार इन्वॉल्व हो जाता है तो आपकी राजनीतिक सोच जो है बायस हो जाती है। तो आई थिंक मेरे फादर के सक्सेस का एक रीज़न ये भी रहा है कि वो अपनी राजनीति खुल के कर सकते थे, उनके पास कोई बायस नहीं था, एजेंडा नहीं था। अगर शायद हम इन्वॉल्व होते तो उनके जो उनके डिसीजंस हैं या उनकी काफ़ी चीज़ों पे शायद फ़र्क पड़ता। तो और प्लस उनको हमेशा लगता था कि राजनीति जो है एक दलदल की तरह है, तो वो अपने बच्चों को हमेशा दूर रखना चाहते थे। तो आज अगर मैं ये भी, आपने जो सवाल थोड़ी टाइम पहले पूछा कि आपका वही कद है कि नहीं, हो भी नहीं सकता है। मैंने तो अभी शुरुआत करी है पब्लिक लाइफ में, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती और मैं चाहती भी नहीं। देखिए मेरी परवरिश
अहमद पटेल के घर में हुई है, वो कोई भी चीज़ हम लोगों को एक प्लेटर पे हैंड ओवर नहीं करते थे, और कोई एक्सपेक्टेशन मुझे है भी नहीं कि आज मुझे रेडीमेड कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ कि उस सरनेम का फ़ायदा है, उस नाम की इज़्ज़त है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, और उसकी वजह से बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। पर बट उसके साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी हैं। ऐसे बहुत लोग भी हैं जो नहीं चाहेंगे कि आप आगे आए, तो बट वो लड़ाई आई थिंक सिर्फ कौन नहीं मेरी चाहता कि आप नहीं, आगे वो लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं। देखिए, वो हर जगह पे आपको ये फेस करना पड़ता है कि आप देयर विल ऑलवेज बी एडवर्सरीज, देयर विल ऑलवेज बी पीपल जो नहीं चाहेंगे कि आप आगे आए। आप किसी के लिए खतरा हो सकती हैं? मुझे नहीं पता, लगता तो नहीं है। हाँ? मैं तो साथ में मिलकर चलने वाली हूँ। हाँ? और मुझे लगता है कि मेरे रग में कांग्रेस की विचारधारा है। हाँ? तो आज मैं जो भी करूँगी, जो भी कहूँगी, कांग्रेस के समर्थन में ही करूँगी, और इसलिए करूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि कांग्रेस ही वो एक पार्टी है जो इस देश को सही दिशा में सही तरीके से चला सकती है। अभी सही दिशा में जा रहा है देश? नहीं जा रहा है अभी तो, बिल्कुल। तभी तो एक बहुत ही मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। आपने कहा कि आपके पिता कभी नहीं चाहते थे कि आप पॉलिटिक्स में आए या उनके बेटे पॉलिटिक्स में आए, लेकिन अब आपके भाई ये कह रहे हैं, फैसल पटेल ये कह रहे हैं कि वो अलग कांग्रेस बनाना चाहते हैं। अहमद पटेल एपी वो बनाना चाहते हैं कांग्रेस। तो फैसल पटेल के इस फैसले के साथ मुमताज पटेल हैं? नहीं, देखिए, मेरा भाई है तो ऑब्वियसली पारिवारिक जो रिश्ता है वो एक अलग बात है, प्रेम है, सम्मान है। मेरा छोटा भाई है तो मेरी जिम्मेदारी भी है, और वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। पर अब अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो हमारी विचारधारा अलग है, और आर्ग्यू भी हम कभी कर लेंगे, लेकिन वो जानते हैं कि मेरी सोच अलग है उनसे। और जब उन्होंने ये बात कही थी, शायद वो वाटर्स टेस्ट कर रहे थे, उस वक्त मैंने बड़े खुल के कहा था कि ये उनकी अपनी विचारधारा है, इसमें मेरा कोई समर्थन नहीं है। मैंने ये साफ साफ कहा था। ऐसा तो नहीं कि फैसल को भी ये समझ में आ गया है कि वो मुसलमान है और कांग्रेस तो उनको टिकट देगी नहीं, जैसा आपने कहा? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि कांग्रेस मुसलमान को टिकट नहीं देगी, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी के नैरेटिव में फंस रही है, और मैं चाहती हूँ कि जैसे पहले कांग्रेस पार्टी खुल के राजनीति करती थी वैसे ही करना चाहिए। बीजेपी के षड्यंत्र में फंसना नहीं चाहिए। अगर मोदी जी सदन में खड़े रह के कहते हैं कि मुस्लिम पार्टी है, या फिर चुनाव के मंच में जाके मंगलसूत्र और भैंस और इसकी टोपी, इसके सर, जो भी मतलब जो बातें करते हैं, मुसलमान, मटन, महिला, मंगलसूत्र, तो इस चीज़ से कांग्रेस को डरना नहीं चाहिए। कांग्रेस ने अगर मुसलमानों का साथ दिया है आज़ादी के वक्त से लेकर अब तक, तो खुल के देना चाहिए, बीजेपी के नैरेटिव में ना फंसे। तो मुसलमानों का साथ खुल के देना, बीजेपी के नैरेटिव में ना फंसना, बावजूद इसके वो खुलकर हिंदुत्व के भी तो साथ नहीं आ पा रहे। नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कभी भेदभाव नहीं किया है। मैं यही बोल रही हूँ कि ये नैरेटिव जो है पिछले 10-12 सालों में कुछ ज़्यादा हो गया है, और चुनाव के वक्त खास करके। आज आप मुझे ये बताइए कि इतना इशू क्यों बनता है? आप भारत, अभी आपने वंदे मातरम की बात करी, भारत माता की जय पे इतना इशू बनता है, जय श्री राम पे इतना इशू बनता है, अल्लाह अकबर पे इतना इशू बनता है, बट हिंदुस्तान है, इंडिया है, ये इंडिया दैट इज़ भारत। संविधान ने सबको एक बराबर का हक दिया है। 600 से ऊपर हमारे पास भाषाएं हैं, इतने राज्य हैं, कल्चर इतना अलग है। आप थोड़ी थोड़ी दूर जाएंगे तो कल्चर चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम हिजाब पे कंट्रोवर्सी करते हैं, घूंघट की बात क्यों नहीं करते? मैं कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ, सबका अपना अपना कल्चर है, और सबको अपना अपना हक है कि अपने तरीके से जी सके। आज मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आपके घर में क्या बनना चाहिए, ठीक बात, ठीक है ना, बट आज कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हर चीज़ पे इशू बनता है। ऐसा क्यों? मीडिया भी डिबेट करी, मतलब और प्रेसिंग इश्यूज को छोड़ के। परसों मैंने टेलीविजन पे देखा, आप ये डिस्कस कर रहे हो कि बाबर बाइसेक्सुअल था कि नहीं, उसका आज के ज़माने में क्या रेलेवेंस है, मुझे बताइए। औरंगजेब की कब्र खोद के इधर से उधर शिफ्ट कर दे, क्या रेलेवेंस है?
जो मर गए वो मर गए, उन्हें जाने दें, चाहे इज्जत से हो, जो हो, वो आपकी मर्जी है। पर इन चीज़ों को इश्यूज क्यों बनाया जा रहा है? आज हम बोल रहे हैं कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर कंटामिनेटेड वाटर का इशू आपने देखा है। हर थोड़ी देर में महिला रेप हो रही है, बच्चे रेप हो रहे हैं, इतने इश्यूज हैं। मिड डे मील्स, स्कूल्स पूरे देश भर में बंद किए जा रहे हैं। ये मुद्दे कांग्रेस क्यों नहीं फिर उठाती है? कांग्रेस सदन नहीं अगर चल रहा है, आप ये बताइए, कांग्रेस जब ये अभी ट्रेड डील है, कांग्रेस जब ये मुद्दे उठाती है तो आप वंदे मातरम पे डिबेट करते हैं। कांग्रेस जब ये मुद्दे उठाती है तो आप मुस्लिम लीग पार्टी बना देते हैं। तो करे तो क्या करे? आप बोल रहे हैं डेडलॉक आता है पार्लियामेंट पे, सदन पे आप नहीं बात कर सकते। अच्छा, बाहर एक लाइन बोल दी, अभी फिर वापस आऊंगी वंदे मातरम पे। एक मुसलमान नेता ने अगर वंदे मातरम के खिलाफ बोल दिया तो ये पूरा नैरेटिव एक बन गया ना। एक भी मुस्लिम लीडर ऐसा नहीं है जिसने वंदे मातरम का साइड लिया हो, आपको छोड़ के मुमताज। तो मुझे दूसरा नाम आप नहीं गिना पाएंगे अच्छा, किसी तो बड़े मैं लीडर का। देखिए, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी से लेके मेरी विचारधारा फिर मैं ये कहूंगी कि जिस दिन आप वोट बैंक पॉलिटिक्स से उठकर, ठीक है, जनता के बारे में, समाज के बारे में सोचे, जिसकी वजह से आप राजनीति में आए। आज आप राजनीति में आए तो आप राजा बन गए, सेवक नहीं है। तो मुझे तो यही पता है कि अगर आज मैं राजनीति में आती हूँ तो मेरा राजनीति में होने का फायदा आम जनता को होना चाहिए। आप आने वाली हैं राजनीति में? काइंड ऑफ तो हूँ। अब देखते हैं, मतलब अगर आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात करें तो आई डोंट नो आगे जाके क्या स्टोर में है, पर बिल्कुल कोशिश क्या कर रही हैं आप? नहीं, कोशिश तो मैं बिल्कुल ये कर रही हूँ कि आज मेरी आवाज़ अगर बुलंद होती है तो मैं जनता के लिए सही इश्यूज रेज करूंगी, अपनी आवाज़ उठाऊंगी, और जहाँ जहाँ उससे जनता का कोई भला हो, फायदा हो, बिल्कुल करूंगी। मंच कौन सा होगा? मंच आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बात पूरे देश में तो जाएगी ना। हाँ, तो कांग्रेस देगी नो आपको बिल्कुल मंच? कांग्रेस देती है, क्यों नहीं। मैं कांग्रेस के बिहाफ पे भी टेलीविजन पे जाती हूँ, मैं स्टेटमेंट्स देती हूँ, और हूँ तो मैं कांग्रेस से। आप मुझे कांग्रेस से तो जुदा नहीं कर सकते ना। तो आज जो मैं बोल रही हूँ, आई एम ऑल्सो स्पीकिंग लाइक अ कांग्रेसमैन। कांग्रेसी होने के बाद आप जो जुर्रत करती हैं वक्त वक्त पे आईना दिखाते रहने की, जो बड़े बड़े नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस में, उसके बाद आपको जो जगह मिलनी चाहिए वो मिलेगी? ये मेरा जो है ना प्रेम है कांग्रेस की विचारधारा के साथ, कि अगर मुझे लग रहा है कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि अगर मेरे बोलने से आज नहीं कल कुछ थोड़ा सा भी बदलाव आ सकता है। हाँ। तो दिस इज़ माई ड्यूटी एंड माई सर्विस टुवर्ड्स द आएगा पार्टी। बदलाव? क्यों नहीं आएगा? स्मॉल स्टेप्स ऑलवेज मेक अ बिग मूवमेंट। कहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है? पहुँचेगी, धीरे 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 आवाज़ सब जगह पहुँचेगी, ना ही मेरी, और हो सकता है मेरे साथ साथ और लोग भी बोलेंगे, बोलते हैं। पर यही मैंने कहा कि देखिए, आज आपने कहा कि किसी मुसलमान नेता ने नहीं बोला है, शायद वोट बैंक की वजह से डर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में मेरी तरह भी सोचने वाले लोग अगर कुछ नहीं बोले तो शायद उनको लगता है कि उनकी पद छीन ली जाएगी। तो मैं इसलिए डट के बोलती हूँ क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। पता नहीं, जिस दिन पद मिल गया उस दिन मुमताज भी बोलना बंद कर देंगी? मुझे नहीं लगता कि मैं उस तरीके की हूँ कि मैं इस बात से डरूं कि मुझसे कुछ छीन लिया जाएगा, क्योंकि जो मैं फील करती हूँ वो मैं हमेशा खुल के बोलती हूँ। जिस कांग्रेस को आपके पिता ने सींचा, ये शब्द मुझे लगता नहीं है कि मैं गलत बोल रही हूँ, आपके पिता ने जिस पार्टी को सींचा है वहीं पर आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुँची है आपको कैसे नहीं मालूम? नहीं, मेरी आवाज़ पहुंच रही है ना। आज आप अगर मुझे यहाँ पे आपने बुलाया है और आप मुझसे बात कर रही हैं तो इसलिए कर रही हैं कि मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं पहुंच रही होगी, तभी आपने मुझे इतना काबिल समझा कि आप मुझसे बात करें। ठीक बात। आपके सामने जवाब है ये तो। आपकी बिहार चुनाव के बाद जो आपका ट्वीट था, मैं स्क्रीन पर वो ट्वीट चला दूंगी, बड़ा लंबा वो ट्वीट था। उसके बाद क्या राहुल गांधी ने उस ट्वीट पर बात की, प्रियंका गांधी ने बात की, सोनिया गांधी ने बात की? नहीं, आई थिंक पूरी मीडिया ने बात करी और पूरे देश भर ने बात करी। हाँ। पर मैं कहीं बाहर गई थी और मैं घर आई और मैंने टेलीविज़न चैनल ऑन किया। पता था थोड़ा बहुत कि रुझान किस तरीके से चल रहे हैं, बट जब मैं आई घर में बैठी एक कप चाय लेकर और देखा कि क्या चल रहा है, तो ये जो ट्वीट निकला ना, ये दिल से निकला। अगर आप देखेंगे भी तो ये बड़ा मतलब कैजुअल तरीके से, लेकिन जो मैंने बोला वो गलत नहीं बोला। जो नाम तब थे आज भी
वही नाम हैं जो अगले चुनाव में फैसले लेंगे, जो अगले चुनाव में मतलब इन्वॉल्व होंगे। तो अकाउंटेबिलिटी पता नहीं है कि नहीं। देखिए, मैं तो नहीं बैठती हूँ CWC में, मैं नहीं बैठती हूँ मीटिंग्स में, तो मुझे आइडिया नहीं है। पर जो हम देख रहे हैं वही कुछ गिने चुने लोग हैं, वही लोग हैं जिनको बार बार रिवॉर्ड किया जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ? अगर इतने चुनाव हम हार गए हैं, हेड्स शुड रोल ना। बिल्कुल। इतना तो मुझे लगता है, अगर इंडियन क्रिकेट टीम भी अगर लगातार चुनाव हारती जाए, मैच हारती जाए, तो जो हमारा लीडर रहेगा, जो कैप्टन रहेगा, उसे बदल दिया जाएगा, शायद चयन समिति को बदल दिया जाएगा। 100%। बट देखिए, इतने लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए बट साइलेंट हो गए अब, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। तो ये एक सवाल मेरे मन में उठता है कि जब पार्टी इतने क्राइसिस से चल रही है, जब हम इतने चुनाव हार रहे हैं और हम एक ऐसे मतलब ओपोनेंट के साथ लड़ रहे हैं जो इतने ताकतवर हैं, जिन्होंने मतलब सब कुछ कब्जा करके मैं बिल्कुल राहुल जी की थ्योरी में बिलीव करती हूँ कि वोट चोरी हो रहा है। अभी जो SIR की प्रक्रिया चल रही है देश भर में, हाँ। गुजरात से अभी आई हूँ मैं 2 दिन पहले, और जो घपले हुए हैं वोटर लिस्ट में, मेरी बहन है जो कि कज़न सिस्टर जो कि सरपंच है पास के गांव की, उसके नाम पे वो डाला हुआ है, ऑब्जेक्शन डाला हुआ है। 10 वर्ष सरपंच रह चुकी है। अब सोचिए कि ये तो नोन नाम है, ऐसे इतने लोग हैं जिनको वोटर लिस्ट में से हटाया जा रहा है। तो ये क्या हो क्या रहा है? पर लोग तो यही पूछते हैं ना कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तब SIR का मुद्दा नहीं होता है। जहाँ आप चुनाव हारते हैं आप कह देते हैं कि EVM खराब है, SIR, वोट चोरी। कुछ तो गड़बड़ चल रही है ना। ये तो मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ इसकी वजह से हार रहे हैं, बट इसका ये जो प्रोसेस चल रहा है, इट्स लाइक आप टेस्ट कर रहे हो कि हाउ मच यू कैन गेट अवे विद। आपने एक जगह SIR में अगर कुछ गड़बड़ करी, उसके बाद आप जीते, फिर नेक्स्ट स्टेट में करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेट में करेंगे, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि एवरीथिंग इज़ फ्री एंड फेयर। आप ये देखिए, आचार सेतु लगता है, उसके बाद प्रधानमंत्री जाके जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर कितनी अनाउंसमेंट्स कराते हैं। इज़ दैट लीगली अलाउड? नहीं। चुनाव आयोग देख रहा है। हाँ, तो फिर चुनाव आयोग कुछ कर तो नहीं रहा है ना। लड़ाई किस बात की? यही तो बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग चुप क्यों है हमेशा। आप चुनाव आयोग की एक तरफ बात करिए, आप लोकसभा स्पीकर की एक तरफ बात करिए, मोदी जी बोल रहे हो तो किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं है। आपने कुछ भी बोल दिया, और आपने गांधी को चोर बोल दिया, आपने कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी बोलते। यहाँ पे राहुल जी एक शब्द बोलेंगे, नो नो नो। मतलब आप खुद ही देखिए ना हो क्या रहा है। अच्छा, पब्लिक को दिख रहा है ये। मैं यहाँ पार्किंग वालों से बात करूँ, मैं कहीं जाऊँ, बोल रहे हैं राहुल जी को तो बोलने दे ही नहीं रहे हैं। अब पब्लिक को दिख रहा है ये, पहले नहीं दिखता था, अब दिख रहा है कि कितना ओपन बायस है। एजेंसीज ले लें आप, चुनाव आयोग को ले लें आप, लोकसभा स्पीकर को ले लें, किसी और मीडिया को भी ले ले फॉर दैट मैटर। पब्लिक को दिख रहा होता, अगर पब्लिक को SIR का मुद्दा समझ आया होता अगर, तो बिहार चुनाव क्यों हारता? नहीं, देखिए कुछ ऑफ कोर्स फ्लॉज हैं, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है। हो सकता है जो यात्रा हम लोगों ने करी थी, कांग्रेस पार्टी ने करी थी, वो थोड़ी जल्दी कर दी, उसके बाद मोमेंटम वो नहीं कर पाए। हो सकता है कि आपने सीट शेयरिंग अरेंजमेंट में डिले किया। एक तो ये भी प्रॉब्लम है हमारी पार्टी में कि आप डिसीजंस बहुत लास्ट मिनट पे लेते हो। अगर आप 5 दिन पहले डिसाइड करेंगे कि कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी लड़ रही है, तो तैयारी का क्या टाइम मिलेगा? अगर आज मुझे बोलेंगे कैंपेन करने जाओ चुनाव से 2 दिन पहले, मैं सिर्फ जाके किसी सभा में भाषण नहीं देना चाहती ना। ये चीज़ प्लानिंग लंबी होनी चाहिए कि आप पहले से तैयारी करें, आप घर घर जाएं, आप लोगों से इंटरैक्ट कर पाएं, आप उनके मुद्दे समझ पाएं। आप जब तक आपकी पार्टी क्या नहीं कर सकती समझा नहीं पाएंगे, लोग आपको वोट क्यों करेंगे? नैरेटिव तो जो मोटा मोटा बाहर से देख रहा है वो तो वन साइडेड नैरेटिव है। तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम लोगों तक अपना, देखिए अगर मीडिया हमारी आवाज़ नहीं पहुंचा रही है लोगों तक, हमें खुद जाना पड़ेगा ना। उसके लिए एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए, जिसके बारे में ही मैं बार बार बोलती हूँ दैट वी हैव टू गेट मोर ऑर्गेनाइज, क्योंकि वी आर फाइटिंग एन ओपोनेंट लाइक द BJP जो कि 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। आज एक राज्य में चुनाव खत्म नहीं है, वो दूसरे राज्य की तैयारी शुरू कर देती है, और हम लोग जो हैं वो लास्ट मिनट तक कुछ भी फाइनल नहीं कर सकते। तो ये फ्लॉ तो है ही ना।
इसकी पर वजह क्यों से भी ये देरी क्यों होती है? और वो जो सारी कमियां मुमताज को दिखाई दे रही हैं कि कांग्रेस क्यों हार रही है, वो कांग्रेस कैसे नहीं देख पा रही? यही सवाल तो मैं भी पूछ रही हूँ। हाँ। ये सवाल मैं भी पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे किससे नहीं पूछा पता आपने? नहीं, मैं तो खुल के पब्लिक में पूछती हूँ ये कि भाई चल क्या रहा है। और हम भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी फिर से जीते, फिर से सरकार बनाए। हमारे पास एक से एक बढ़िया नेता है, एजुकेटेड लोग हैं, अच्छी विचारधारा के लोग हैं। हम उनका उन आई थिंक उनकी जिम्मेदारी भी बनती है और उनका हक भी बनता है कि वो जनता के हक में सही फैसले कर पाए, सरकार चला पाए। पर वी आर लूजिंग आउट बिकॉज थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग हमारी गलत हो रही है। कौन कर रहा है ये गलती? अब ये मैं तो नहीं बोल सकती। अब जितना मैं जानती हूँ, जब तक मेरे फादर थे तो एक सिस्टम चलता था। अब उनके बाद मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है। तब क्या और ये सब बोलते हैं कि अहमद भाई के बाद कोई सिस्टम बना नहीं है। सब अभी भी बोलते हैं। अभी एक हाल ही में रील वायरल हुआ था राजीव शुक्ला जी का श्वेता प्रकाश जी के साथ, यही कह रहे थे कि हाँ अहमद भाई और ऐसे मैंने बहुत लोगों से बात करी। मैंने कहा सिस्टम क्या था? आपने यही पूछा। हाँ। तब तो हम राजनीति में नहीं थे। मैंने कहा सिस्टम क्या था तब और अब क्यों नहीं हो रहा? तो कहते अहमद भाई ही सिस्टम थे। वो सिस्टम तो कई लोगों ने देखा होगा। आपके घर कौन कौन बड़े नेता तब आते थे? सब कौन नहीं आता था, कौन नहीं आता था। बट वही मैं कह रही हूँ कि आई थिंक तब हमारी सोच भी अलग थी, क्योंकि उनको तो हम अंकल थे, हम बचपन से देखते आ रहे, तो हमने कभी उनको कोई लीडर, कोई मिनिस्टर, कोई उस तरीके से नहीं देखा हमने। तो कौन क्या करता था आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि हमारे घर के ऑफिस कम से कम 20 घंटे चलते थे। अगर कोई मिलना चाहता था मेरे फादर से तो किसी भी वक्त मिल सकता था। हमारा दफ्तर पाफ में, हमारे फादर का दफ्तर रात को 3 बजे 4 बजे तक चालू रहता था। आज अगर हम किसी को मिलने की कोशिश करें कांग्रेस पार्टी में, किसी के पास वक्त नहीं है। महीने महीने लग जाते हैं आपको, मतलब जो मेन लीडर्स हैं उनके साथ अपॉइंटमेंट या टाइम नहीं मिलता है। तो जब तक आपके कार्यकर्ता, आपके दूसरे राज्यों के लीडर्स या आपके छोटे लीडर्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे, चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो आप तक मैसेज कैसे पहुंचेगा? मेरे फादर के वक्त आई थिंक कान और आँख खुले रखते थे, तभी उनको पता था कि अगर आज पंचायत के चुनाव हैं तो इस बंदे को अगर हम डिसीजन मेकिंग पावर दें तो वो सही लोगों को चुन के लाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो एक ईयर टू द ग्राउंड होता था। आज मुझे नहीं पता कि ईयर टू द ग्राउंड है कि नहीं है, क्योंकि ऐसे लगता है कि एक ऊपर बबल में ही डिसीजंस लिए जाते हैं, नीचे से आवाज़ ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती है। मैं ये सिस्टम अगर थोड़ा सा और आपसे समझना चाहूँ, जिस समय आपके पिताजी अहमद पटेल जी थे, उस समय उनके रहते हुए कोई सोनिया गांधी से मिल सकता था? बिल्कुल, ऑफ कोर्स मिलते और मिलती थी। अब तो खैर चलिए उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है तो उन्होंने बहुत कम कर दिया मिलने के लिए। पर 100%। लेकिन दूसरा जो मुझे समझ आया है पिछले 4-5 साल में उनके जाने के बाद, कि लोगों को लगता था, लोग मतलब मैं बात करूंगी चाहे कॉर्पोरेट्स की बात करूं, चाहे कार्यकर्ताओं की बात करूं, चाहे बड़े नेताओं की भी बात करूं, उनको लगता था कि चलिए कोई बात नहीं, अगर हम गांधी परिवार में से किसी को नहीं मिल पाए और अहमद भाई को मिल लिए तो कम से कम हमारी बात पहुंच गई और कुछ ना कुछ इसका आउटकम निकलेगा। तो एक उनको तसल्ली होती थी कि नो प्रॉब्लम, अहमद पटेल तक बात पहुंच गई है एंड अहमद भाई कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो उनमें ना एक आई थिंक उनका एक पर्सनल टच होता था, जो कि मैंने हमेशा देखा है कि अगर किसी को टिकट ना भी मिली, किसी को कोई पद ना मिला, कोई मायूस होकर भी आता होगा तो बस कंधे पे हाथ थपथपाते थे, उनको एक तरीके का रीअश्योरेंस देते थे कि डोंट वरी, आप मेरे जहन में हैं, कुछ ना कुछ होगा, और आगे हमेशा कुछ ना कुछ कर देते। तो वो हमेशा मायूस इंसान जो है ना वो खुश होके जाता था। तो ये चीज़ थी। आज अब कंधा थपथपाने वाला कोई नहीं। आज पूरे देश भर में अगर मैं जाऊं तो लोग ये बोलते हैं हमारे को दिल्ली आने का मन नहीं करता है, क्योंकि हम किससे मिले दिल्ली आकर? देखिए, अनलेस कोई मीटिंग सेट करी हो, पर वो जो पहले जैसे आ जाते थे कि दिल्ली आ गए, 2 दिन अहमद भाई के यहाँ पे आएंगे, जाएंगे, घूमेंगे, 50 लोगों को उनके दफ्तर में मिलेंगे। हाँ। कह रहे अब हमारे पास कोई जगह नहीं है कि हम दिल्ली आए, तो हमारा मन नहीं करता। मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे वो लोग सब इतने बिजी हैं, कहाँ सबको मिलते होंगे? महीने भर के बाद नंबर आता है अगर खड़गे जी से मिलना है तो।
अभी उनका ऑफिस किसको मिलता है किसको नहीं मिलता, बट ज़्यादातर जो लोग हैं जो पहले जैसे आ जाते थे पूरी डेलीगेशन लेकर, इतनी भीड़ लेकर, और अलग अलग स्टेट से, आज बहुत लोगों को मैं मिलती हूँ और बहुत लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं और बोलते हैं आपसे मिलना है, और मैं हमेशा उनको कहती हूँ, मैंने कहा मुझसे मिल के क्या करेंगे आप, मैं मतलब मेरा कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कोई डिसीजन मेकिंग में हो नहीं, कर्टसी में ठीक है बट कितना, तो कहते हैं नहीं अहमद भाई से मिलते थे तो बस हमको आपसे आके सिर्फ मिलना है, हमें लगता है कि अब दिल्ली में कोई नहीं है हमारा। राहुल गांधी से मिलना हो तो कितना समय लगेगा? मैं ही नहीं मिली हूँ, कितने साल हो गए। आप राहुल गांधी से नहीं मिली हैं? मतलब मिलती हूँ जैसे कभी कोई प्रोग्राम हो, कुछ हो। पर्सनली मैं मिली थी किसी रेस्टोरेंट में, उनको डिनर कर रहे थे, या फिर अगर किसी प्रोग्राम में, हाँ किसी रैली में, वो एक अलग चीज़ है, भारत जोड़ो में साथ चले थे वो अलग बात है, बट ये 1-on-1 मीटिंग तो नहीं करी। प्रियंका गांधी उनसे मुलाकात हो जाती है। कब लास्ट टाइम कब मिली? आई थिंक 6 महीने पहले मिली थी। 1-on-1 मीटिंग जी 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 1-on-1। क्या बात हुई? मिसेस नहीं, उनसे ये उन पर्सनल, टू बी ऑनेस्ट, मतलब ये पर्सनल बात है। मिसेस गांधी से भी मुलाकात होती है, वो टच में रहते हैं तो, बट उनसे कभी मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करी है, कभी कुछ पर्सनल इशू होता है, कुछ है तो उसके रिलेटेड मैं बात क्योंकि कर प्रियंका गांधी तो वो लेडी है जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ वाली विचारधारा। हाँ, तो उनसे मैं खुल के बात करती हूँ और उनसे मैं पर्सनल कैपेसिटी में बात करती हूँ, नॉट एज एनीबडी इन पॉलिटिक्स। पर ऐसा लगता नहीं कि अब मुलाकात हो ही गई है तो लाओ लगे हाथ बता ही दे कि कांग्रेस में ये चल रहा है, देख लो, ठीक कर लो। आई थिंक वो सुन ही रहे होंगे जगह जगह जब मैं बोल देती हूँ तो। हाँ। पर नहीं, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक पता तो है कि क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। नहीं, मैं बोल देती हूँ, मैं कभी बस मुझे लगता है तो मैं मैसेज भी कर देती हूँ, मैं खुल के बोल देती हूँ। उधर से भी जवाब आता है? आ जाता है जवाब, आता है। प्रियंका गांधी को मैसेज करती हैं, राहुल गांधी को? दोनों को करती हूँ। और वो रिप्लाई देते हैं? जी जी जी। तो फिर तो अब तक समाधान हो गया होता बात का। नहीं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी हुई है। हाँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी हुई है। नहीं, आपने ये जरूर बताया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी, कि कांग्रेस क्यों हार रही है, कहाँ देखने की जरूरत है एक बहन के तौर पे। बट मेरी उतनी हैसियत थोड़ी है कि मैं बोलूंगी, और ये मतलब आई एम जस्ट अ न्यूबी इन द पार्टी। ऐसे इतने धुरंधर सीनियर लीडर्स हैं, उनकी बात सुनेंगे या मेरी बात सुनेंगे? आपकी बात सुनेंगे। अब सुनेंगे और उनको लगेगा कुछ सही है तो शायद उस पर। पार्टी में तो सबकी उतनी अहमियत होती होगी, चाहे वो कार्यकर्ता है और चाहे वो राहुल गांधी है, होना चाहिए, हर पार्टी में होना चाहिए, यही कहूँगी। ये मेरी ये सोच है कि ख़ास करके जो कार्यकर्ता है और जो छोटे कार्यकर्ता है, जो ज़मीनी स्तर पे बूथ लेवल पे हमारे लिए काम करते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, रैलीज़ होते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, जो घर घर तक पहुंचते हैं, आई थिंक उनको जो अहमियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। वो मिलनी चाहिए जिस दिन उनके कंधे पर या उनके सर पे हमने हाथ रख दिया तो पार्टी फिर से मजबूत हो जाएगी। एक ज़माना होता था इंदिरा जी के टाइम पे, पहले सेवा दल, जैसे अभी आप आरएसएस की शाखा देखते हैं, सेवा दल निकलती थी, ज़मीनी स्तर पे जाती थी, तो वो पब्लिक कनेक्ट बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पब्लिक कनेक्ट हम खो देते हैं। ठीक है, हम लोग ये बिग टिकट रैली कर लेते हैं, सभा कर लेते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पर वो फिर जैसा आपने पूछा कि वोट में क्यों नहीं तब्दील होता है, इट डजंट ट्रांसलेट ऑन टू द बैलेट बॉक्स, तो वो इसलिए क्योंकि हमारी बात डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती है। और मैं अपने लेवल पे, आपने मुझे पूछा कि मैं क्या करना चाहती हूँ, तो मैं अपने लेवल पे अगर जनता से सीधा जुड़ सकती हूँ, जो कि मैं जुड़ती हूँ, मतलब मैं डायरेक्ट मिल के हो, सोशल मीडिया के माध्यम पे हो या फिर मीडिया के माध्यम से हो, मैं अपना टाइम जो है लगाती हूँ मोस्टली सीधा जनता से वार्तालाप करने में। मैं पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करती हूँ कि मैं रोज़ जाऊँ किसी नेता के यहाँ, मैं किसी से मिलूँ, मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँ, मैं उनका समर्थन लेने की कोशिश करूँ। मेरे लिए जनता का समर्थन ज़्यादा ज़रूरी है किसी नेता के समर्थन से। मुझे पता है पॉलिटिक्स ऐसे काम नहीं करता है, शायद इस वजह से मैं बिल्कुल फेल भी हो जाऊँ, पर फिर भी मुझे लगता है पॉलिटिक्स ऐसे काम नहीं करती क्योंकि आप यू आर लॉयल टू द वन बॉस ऑन टॉप ऑफ यू। जब तक वो बॉस आपके ऊपर है और उनका आशीर्वाद आपके सर पे है, आप बढ़ते जाएंगे। जिस दिन उन बॉस का नंबर कटा तो साथ साथ आप भी सीढ़ी से नीचे गिरोगे। मैं वैसे ये मान के चल रही हूँ कि सोनिया गांधी का तो आशीर्वाद आपको जरूर होगा। नहीं, आशीर्वाद ऑफ कोर्स है, बट मेरा कहना ये है कि
मैंने जो देखा है राजनीति में, मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ओवरऑल पिक्चर की बात कर रही हूँ कि आप अगर आना चाहते हैं राजनीति में, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप 80% या 90% वक्त जो है ज़ायर, मैं वर्ड बोलूँगी ज़ायर करते हैं बस किसी ना किसी की नज़र में आने के लिए, किसी ना किसी को खुश करने के लिए कि भाई इनका आशीर्वाद अगर आ जाए तो हमारा नंबर आगे लगेगा। मेरे लिए वो 90% एफर्ट मुझे लगता है जनता की तरफ जाना चाहिए। आइडियल बात कर रही हूँ, बट फिर भी जब आप लोगों के बीच में जाते हैं और तब उनका प्रेम अपनी तरफ देखते हैं, उनकी इज्जत अपनी तरफ देखते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस देखते हैं, तो आपको मन करता है कि आप कुछ कर पाएं। तो मैं आई स्टिल प्रेफर कि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम मेकिंग ब्राउनी पॉइंट्स। तो शायद इस वजह से मैं फेल हो जाऊंगी, लेकिन पब्लिक के बीच में मैं पास होना चाहती हूँ। और मुझे लगता है आप पास हो भी रही हैं। व्यूवर मेरे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएंगे यहाँ पर।